कल ऐसे रात को बैठा था तो मेरी डॉटर जो 13 साल की है, तो उसने मुझे पूछ डाला कि पापा ये स्टॉक मार्केट क्या है? और आप करते क्या हैं? और क्या इसमें पैसे इन्वेस्ट होते हैं? एक्चुअली गुल्लक मेंटेन करती है, तो अब गुल्लक बड़ी हो गई है, तो उसको एक्साइटमेंट हो रही है और शुरू से ये सिखाया गया है कि पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। तो उसने गुल्लक में पैसे तो जमा कर लिए। अब वो सोच रही है कि इस पैसे का करेगा, क्योंकि जब पैसा सामने दिखता है तो मन करता है या तो उसको स्पेंड कर दे या कुछ तो करें इस पैसे का। तो उसका ये प्रश्न हुआ, तो साथ-साथ में मेरे 9 साल के जो मेरे पुत्र हैं, उन्होंने भी क्वेश्चन पूछ डाला कि आप स्टॉक मार्केट पे इतना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इतना कुछ करते हैं, ये है क्या? तो बताना तो बड़ा मुश्किल है उन लोगों को स्टॉक मार्केट क्या है, समझाया। बट मोटा-मोटी एक आइडिया लगा। लेकिन उनसे बात करते-करते ये चीज़ आई कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करने का एक डिसिप्लिन है, एक नीड है, ये हर एज के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो 10 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, 20 साल का है, 30 साल का, 40 साल का। तो जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, वैसे-वैसे उस नीड का शेप और फॉर्म चेंज होता रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल बात करने वाला हूँ और शायद आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। किस एज में स्टॉक मार्केट में आपको कैसा पार्टिसिपेशन करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है? चालू करें 15 साल से, तो डॉटर 13 की है, तो आप ऑटोमेटिक 15 साल का एज का बात मान लीजिए। तो जब हम 15 साल के होते हैं तो हमको कमर्शियल दुनिया की एक इंट्रोडक्शन हो जाती है कि कमर्शियल दुनिया मतलब कुछ खरीदने के लिए कुछ देना पड़ता है। जो मनी है उसके बारे में हमको एक समझ में आने लग जाता है कि अगर मैं ये दवाई खरीद रहा हूँ तो इतना रुपया देना पड़ेगा, अगर मैं चॉकलेट खरीद रहा हूँ तो मुझे इतना रुपया देना पड़ेगा। और मोर देन इंट्रोडक्शन आई थिंक एक समझ तैयार हो जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जब आप 15 साल के हैं तो शेयर बाजार को प्राइस या शेयर बाजार को स्ट्रक्चरली समझने की नीड नहीं है, लेकिन आप मनी को समझने की नीड है, फाइनेंस को समझने की नीड है कि क्या फाइनेंस होता है, कैसे वर्क होता है फाइनेंस, और थोड़ा स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन एज अ बिजनेस कि स्टॉक मार्केट जो है अल्टीमेटली वो एक एग्रीगेशन ऑफ वेरियस बिजनेसेस है। तो आप मान लीजिए कि एक मार्केट प्लेस है, एक सब्जी बाजार है, जहाँ पर आलू भी मिल रहा है, प्याज भी मिल रहा है, कांदा भी मिल रहा है। सारी चीज़ों का अपना-अपना यूटिलिटी है, बट आप बाजार में जाते हैं तो उस यूटिलिटी के हिसाब से परचेज़ करके आते हैं। तो 15 साल की उम्र में आई थिंक अगर हम लोग ये सब इंट्रोड्यूस अपने बच्चों को कर दें कि मनी क्या होता है, फाइनेंस किसको कहते हैं और शेयर बाजार का मतलब एक बाजार है और क्यों बाजार का रेलेवेंस है, अगर इतना हम इंट्रोड्यूस कर दें तो बहुत सही है। उसके बाद जब हम 20 साल के होते हैं तो 15 से 20 का जो जर्नी है ना, वो बहुत एक्साइटिंग जर्नी है बिकॉज़ इस जर्नी में लर्निंग डुबकियाँ आदमी सबसे ज़्यादा मारता है, ठीक है? तो जब आप 20 साल के हो जाते हैं तब शायद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का जो जर्नी है, वो चालू हो जाना चाहिए। आई थिंक 18 साल में तो आप डीमैट अकाउंट के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं, तो आपके बच्चों को आप 100% या आप अगर यंग है तो आपको 100% 18 साल जैसे ही हुए, आपको एक गिफ्ट मिलना चाहिए, एक डीमैट अकाउंट। और उस डीमैट अकाउंट के अंदर में इन्वेस्टमेंट चालू कर देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, ओके? ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट अब किस चीज़ से चालू करें, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें? तो देखिए, इंडिया में या ग्लोबली बड़े-बड़े स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करते हुए इंडेक्सेस होते हैं। जैसे इंडिया में निफ्टी है, सेंसेक्स है, जो बड़े स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे सरल तरीका है इन्वेस्टमेंट का कि आप निफ्टी में एसआईपी चालू कर दें। निफ्टी मतलब निफ्टी ईटीएफ, जो कि आप जब भी किसी भी ब्रोकर के अकाउंट खोलोगे तो आपको मार्केट में ही निफ्टी का ईटीएफ का एक्सेस मिल जाता है। तो वहां जाके छोटे कैपिटल पे रोज, हर महीना, रोज नहीं, हर महीना आप निफ्टी ईटीएफ में थोड़ा-थोड़ा पैसा डालिए। अब निफ्टी ईटीएफ में जब हम पैसा डालते हैं ना, तो हमको वो 50 कंपनीज जो निफ्टी में है, उनके बारे में एक जिज्ञासा आ जाती है कि अरे! ये निफ्टी बनाते कैसे? ये 50 कंपनी है कौन-कौन सी और क्या-क्या कंपनी को हमको एक देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। वो एक ऑब्जर्वेशन स्किल हमारे अंदर में डेवलप हो जाती है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको स्टॉकेज के अंदर में, आपको निफ्टी के अंदर में क्या-क्या स्टॉक्स है, वो पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो आपके बच्चे को या आप अपने आप को, अगर आप यंग हैं, तो आपको ये एक आदत डालनी की एक परंपरा चालू करनी चाहिए कि निफ्टी देखा मैंने और उसके 50 स्टॉक्स में क्या हो रहा है। डेली नहीं, पर एटलीस्ट वीकली बेसिस पे हर शनिवार क्या हुआ निफ्टी स्टॉक्स के अंदर में, इसका एक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, ठीक है?
तो चालू निफ्टी ईटीएफ से करें, ठीक है। उसके बाद आप जब 25 साल 30 साल के होते हैं तो आपका एक अर्निंग सोर्स चालू हो जाता है, आपके पास कैपिटल आने लग जाता है। 20 साल में तो आप लार्जली पॉकेट मनी पे डिपेंडेंट होते हैं, पर 25-30 साल की उम्र तक आपके पास में कुछ भी बेसिक अर्निंग सोर्स चालू हो जाता है, तो उस अर्निंग से अब आप खुद के डिसीजन मेकिंग की तरफ मूव करेंगे। तो निफ्टी ईटीएफ तो ये कंसिस्टेंट है, आपको हर महीना डालना ही पड़ेगा, चाहे 500 डालें चाहे 1000 डालें। लेकिन उसके बियॉन्ड जब आप ज्यादा सेव करने लग गए हैं, जो कि मैं मान रहा हूं कि आप सेविंग मेंटालिटी के हैं, अगर आप बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, लोन लेके भी खर्चा करते हैं, तो तब तो इक्विटी मार्केट में आप पैसा कहीं से नहीं डाल पाएंगे। बट अगर आप सेविंग करते हैं तो ईटीएफ के अलावा जो पैसा बचा, अब डायरेक्ट इक्विटी में हम थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। अब डायरेक्ट इक्विटी में एक्सपोजर लेने का दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदिए, बहुत सारे ब्रोकर है जो आपको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए जो डायरेक्ट इक्विटी में खुद इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी ईटीएफ भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है, बट वो ईटीएफ कैटेगरी में उसको डिफाइन करते हैं। बट जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे फंड मैनेजर्स है, आप डाइवर्सिफाइड फंड में कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड में कर सकते हैं, लार्ज कैप स्मॉल कैप ये सब फंड्स में आप कर सकते हैं। बट अगर मैं डायरेक्ट इक्विटी के एक्सपोजर की बात करूं, तो जब आप निफ्टी को ट्रैक कर रहे हैं, निफ्टी के 50 स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है लार्ज कैप कंपनीज, बड़ी कंपनीज के स्टॉक प्राइस कैसे मूव करते हैं, और इंडिया का ओवरऑल बिजनेस का एक आपको एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट चालू करें नेक्स्ट लेयर पे, जब आपके पास सरप्लस कैपिटल है, तब मिड कैप स्टॉक्स को देखना चाहिए, क्योंकि आप यंग है। और अगर यंग लेवल पे अगर हम यंग कंपनीज को ले लें, स्मॉल कैप कंपनीज वैसे जिसका मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप 1000 करोड़ के नीचे है, और मिड कैप होती है 1000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ का मार्केट कैप, और 10,000 से ऊपर के हो गए लार्ज कैप। जब आपने चालू किया है तो मैं स्मॉल कैप रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज उसमें हाई रिस्क है, उसमें अलग लेवल की लर्निंग चाहिए, तो शायद आपके पास वो लर्निंग की प्रोपेंसिटी ना हो। तो मिड कैप में कुछ कंपनीज जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से 10,000 करोड़, इनके बीच में कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई करके उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। बड़े कंपनीज का तो अंडरस्टैंडिंग मिल गया निफ्टी ईटीएफ के थ्रू, बीच वाली कंपनीज का अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि उनका प्राइस कैसे बिहेव करता है और उनमें कब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ साथ में थोड़ा बहुत फंडामेंटल सीखना, थोड़ा बहुत टेक्निकल सीखना, वो तो मेरे चैनल पे मैंने कवर किया ही है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं लर्निंग के लिए। और अगर आप मेरे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फंडामेंटल टेक्निकल का जो एक रिसर्च का पूरा अर्निंग अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो निफ्टी ईटीएफ में कर रहे हैं हम लोग, बड़े कंपनीज में कर रहे हैं उसके थ्रू, और थोड़ा मिड कैप के अंदर में 2-3-4 कंपनीज के अंदर में हम इन्वेस्टमेंट चालू करें, ठीक है। अब ये कंपनीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, देखिए ये एक प्रोसेस है, और ये मैंने लर्न टू इन्वेस्ट में आपको एक प्रोसेस समझा दिया, तो आप वो भी देख सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका है। सुनिए सबकी, करिए अपनी। तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको कंपनीज के बारे में बता रहे हैं, तो हम उनकी सुन लेंगे, लेकिन हम अपना इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, और उसके लिए लर्न टू इन्वेस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को तैयार कर सकें। अब जैसे जैसे आप एज आपकी बढ़ती है, आपकी कमाई बढ़ती है, तो जब आप से 30 साल 35 साल 40 साल के हो गए, तब आपके पास में कैपिटल है जिसपे आप और रिस्क ले सकते हैं। तो जब आप यंग होते हैं ना, तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपके ईएमआई के खर्चे कम होते हैं, आपका फैमिली का एक्सपेंडिचर कम होता है, तो आप बोल्ड होके कुछ रिस्क ले सकते हैं। वहां मुझे लगता है कि थोड़ा एग्रेसिव रिस्की बेट्स स्मॉल कैप के अंदर में भी आप ऐड कर सकते हैं, और मिड कैप में भी और स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो लार्ज कैप निफ्टी ईटीएफ प्लस थोड़े बहुत डायरेक्ट लार्ज कैप स्टॉक्स में आप एक्सपोजर लेना चालू करेंगे, क्योंकि आपको बाय दैट टाइम लार्ज कैप कंपनीज का एक बिहेवियर का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो निफ्टी ईटीएफ के अलावा आप डायरेक्टली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, और फिर मिड कैप में ऑलरेडी आप चालू कर चुके हैं, उसमें भी स्टॉक्स बढ़ाएंगे, और स्मॉल कैप के थोड़े थोड़े स्टॉक्स आप ऐड करेंगे। बिकॉज स्मॉल कैप्स क्या होता है, वो एक एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने का एक जरिया बन जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप हाई रिस्क होता है, तो हाई रिटर्न भी जनरेट करता है। तो बाय द टाइम यू आर 40, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर इक्विटी का मैं अगर विजुलाइज करूं, तो क्या होगा, आपके पास तकरीबन 25 कंपनीज होंगी, जिसके अंदर में निफ्टी ईटीएफ के अलावा मैं बोल रहा हूं तकरीबन 20 से 25 कंपनीज होंगी, जिसमें तकरीबन 40% लार्ज कैप होंगी, 30 से 40% लार्ज कैप होंगी, 40% के करीब आपका मिड कैप होगा, और 20% के करीब आपका स्मॉल कैप कंपनी होगा। तो ये कंपोजिशन से क्या है, आपको एक बेटर देन
निफ्टी ईटीएफ रिटर्न आपको मिलने के संभावना है। तो निफ्टी ईटीएफ का रिटर्न आपको क्या होगा, उसमें होगा मार्केट इंडिया का जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस थोड़ा रिस्क प्रीमियम, इसको मिला मिलू के देखेंगे तो निफ्टी ईटीएफ का रिटर्न होता है 13 से 15% एनुअलाइज। जब आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो कंपोजिशन बनाते हैं कि 40% लार्ज कैप, 40% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप, इसमें एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप उसको तो डेफिनेटली बीट कर देंगे, और बाकी तो डिपेंड करता है आप किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अब 40 के बाद जब आप 50 की जर्नी में आते हैं तो आपके बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स आते हैं, आपके बच्चों के पढ़ाई के एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके खुद के एक्सपेंडिचर्स हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स है। तो कहीं ना कहीं आप रिस्क अवर्स हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो एग्रेसिव कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स में वोलेटिलिटी बहुत है, आप थोड़ा थोड़ा उनसे मूव आउट करने लग जाते हैं। तो 50 साल की उम्र में मेरा एक जजमेंट ये रहेगा कि आपके पास वही 20 से 25 स्टॉक है। निफ्टी ईटीएफ आपका कंटिन्यूड है। सोचिए इस जर्नी के अंदर में एक साथी जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो है निफ्टी ईटीएफ, क्योंकि वो आपको इंडिया पे एक्सपोजर दे रहा है, तो वो एक्सपोजर लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है बहुत पे करेगा। तो 50 साल की उम्र में अगर मेरे पास 20 से 25 स्टॉक है तो लार्ज कैप मेरा कंपोजिशन बढ़ रहा है 50-60%, बिकॉज ऐसे कई मिड कैप है जो लार्ज कैप हो चुके हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन गए। तो 60% पोर्टफोलियो अब मेरा लार्ज कैप है और तकरीबन 30 से 35-40% मेरा मिड कैप है, और स्मॉल कैप जो है वो 10% रह गया है। एक्चुअली ये भी एक रीजन है वाई स्मॉल कैप कम रह गया, क्योंकि आपने जब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था वो भी अब मिड कैप हो गए, तो अब आप नया कोई भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए 2 बार सोचेंगे। तो 50 साल के प्लस के जो लोग हैं वो लार्जली आप मान लीजिए अब कि 50% जो है लार्ज कैप मतलब 10,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी में इन्वेस्टेड है, तकरीबन 30 से 35-40% आप मिड कैप में विच इज 1000 से 10,000 करोड़ की मार्केट कैप में, और स्मॉल कैप जो कि मलाई का काम करती है वो सिर्फ 10% रह जाए। अगर आप ये बरकरार रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे फॉर एवर, देन आई थिंक यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। तो ये स्ट्रक्चर जो है मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर मेरी ये एज ब्रैकेट है, मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहला आंसर तो ये है कि इक्विटी में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, बिकॉज इक्विटी का मतलब हो गया बिजनेस, और आप बिजनेस में पार्टिसिपेट करना ही चाहते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर में ग्रोथ बहुत होगा और उस ग्रोथ में बिजनेसमैन सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर आप इक्विटी होल्डर है तो आप एक क्वाजी बिजनेसमैन हो गए। तो यस, आपको एक कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इस तरह से अगर आप अपना स्टेजिंग कर लेंगे इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट को तो डेफिनेटली इक्विटी से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। एक छोटी सी बात जाने के पहले, 25 स्टॉक ये मैंने देखा है और कई लोगों से बात करते समय मुझे समझ में आया कि 25 स्टॉक से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नहीं रहना चाहिए डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे। आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो चलिए फंड मैनेजर को पता है उसको कैसे मैनेज करना है, लेकिन 25 स्टॉक से ज्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनफैक्ट नेगेटिव हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन। वो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी आपको पता है ना कि जब मार्जिनल यूटिलिटी एक पॉइंट के बाद में जाके नेगेटिव हो जाता है, तो वही बात है स्टॉक पोर्टफोलियो में भी। तो 25 स्टॉक से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन में फायदा नहीं होगा, तो मत रखिएगा। और दूसरी बात, ये जो कंपोजिशन है ये कंपोजिशन फ्रॉम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद भी चेंज होगा। तो इसको कंपल्सिव मत करिएगा कि यही मेरे को रखना है। अगर कोई स्टॉक मिड कैप से लार्ज कैप बन रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, तो उसको लार्ज कैप एलोकेशन में आप भरने दीजिए और अपना प्रोपोर्शन को अकॉर्डिंगली चेंज कीजिए। आई होप दिस वाज यूजफुल, आपको पसंद आया होगा ये। और अगर आपको पसंद आया तो पहला गिफ्ट आपको क्या करना है, पहला काम करना है कि 18 जब आपका बच्चा हो जाए उसको गिफ्ट दीजिए डीमैट अकाउंट का, बिकॉज वो गिफ्ट है जो उसको लाइफ टाइम वो चेरिश करेगा और आपको बाद में दुहाई देगा कि चलो पापा आपने ये काम तो मेरे लिए बहुत अच्छा किया। अर्ली इन्वेस्टमेंट का एक कल्चर मेरे अंदर डाल दिया, और जैसे मैं अर्ली इन्वेस्टर बनता हूँ वैसे मैं और बेटर लाइफ जी सकता हूँ, बेटर करियर प्लानिंग कर सकता हूँ, बेटर बिजनेसेस में अपने आप को इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट का। एक और वीडियो बनाऊंगा ट्रेडिंग ओरिएंटेड, तो जो बच्चे ट्रेडिंग करने चालू करने उनको कैसे प्लान आउट करना चाहिए, फेस करना चाहिए, और एक 50 साल, 55 साल, 60 साल के जो यंग लोग हैं उनको कैसे, किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ट्रेड करना चाहिए, ये भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की धन्यवाद, और मेरे चैनल के साथ बस जुड़े, ये प्यार देते रहिए और मेरा काम को लोगों के साथ में शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।